हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 2। ये आपको आपके आने वाले RSM SSB जेई एग्ज़ाम्स, DSSB जेई और UPPCL AE जेई एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी हेल्प करने वाला है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले जेई एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपके मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वॉट आर मीटर इनमें से कौन से प्रिंसिपल को यूज़ करता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं यहाँ पर एमीटर और वोल्ट मीटर। वहीं केमिकल इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होता है एम्पियर, आर मीटर। इन दोनों में आप लोग कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि वॉट आर मीटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है और एम्पियर आर में कौन सा। तो इसलिए आपको ये दोनों बातें यहाँ पर याद रखनी है और इसी तरीके से एग्जामिनर आपको एग्जाम्स के अंदर कंफ्यूज करता है। ओके ना, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं स्टील का तो उस टाइम पर उसे हीट करने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, डायरेक्ट आर्क हीटिंग। इस मेथड के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं और बीच में एयर एज ए मीडियम यूज़ की जाती है और जैसे ही वोल्टेज एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद उस एयर मीडियम के अंदर आग प्रोड्यूस हो जाती है और उसके थ्रू यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन की फॉर्म में। अब यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस हीटिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो इसके भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद रखने हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग हम यूज़ करते हैं ड्राइंग के अंदर, यानी कि सुखाने के अंदर, बेक करने के अंदर, भी मटीरियल की हार्डनिंग करने में। 2-3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस हीटिंग के भी याद रखने हैं। और इसके अलावा वो यहाँ पर इंडक्शन हीटिंग से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडक्शन हीटिंग जो यूज़ होती है वो यूज़ की जाती है सोल्डरिंग करने में, ब्रेजिंग करने में और वेल्डिंग करने में। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से जब भी हम किसी चीज़ का इंस्टॉलेशन करते हैं हमारे घर में तो वहाँ पर मैक्सिमम लीकेज करंट कितना अलाउड होता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है 1/5000 पार्ट ऑफ फुल लोड करंट, यानी 1/5000 पार्ट ऑफ फुल लोड करंट। यहाँ पर इतना करंट ही यहाँ पर अलाउड होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम परमिशेबल वोल्टेज कितना अलाउड होता है लाइटनिंग सर्किट्स के अंदर। तो वो अलाउड होता है ऑलमोस्ट 2%। जबकि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में यही वोल्टेज अलाउड होता है 5% तक, यानी कि 5% तक वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ये इसकी परमिशेबल वोल्टेज ड्रॉप लिमिट है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी फॉल्ट आता है किसी भी सर्किट के अंदर तो फ्यूज़ के द्वारा जो लिया जाने वाला टाइम है उस फॉल्ट को इंटरप्ट करने में उस चीज़ को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो होगा कट ऑफ फैक्टर। यानी कट ऑफ फैक्टर वो टाइम पीरियड होता है जितने में एक फ्यूज़ इंटरप्ट कर देता है फॉल्ट को। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि करंट रेटिंग वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है जिस पर फ्यूज़ मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो डिफ्यूज़न पोटेंशियल होता है अक्रॉस द PN जंक्शन वो इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, यानी कि इनमें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें डोपिंग कंसनट्रेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी PN जंक्शन के अंदर डोपिंग कंसनट्रेशन को हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के साथ रिकॉम्बिनेशन करना ज़्यादा कर देंगे, यानी कि उनका बीच में जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो बढ़ जाएगा। और जब भी ये चीज़ यहाँ पर बढ़ जाएगी तो उस वजह से जो बैरियर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो यहाँ पर होगा डी, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डोपिंग कंसनट्रेशन। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को लेकर करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि नॉट करेक्ट पूछा है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा।
तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक टेबल बनानी होगी। तो हम लिखते हैं ओपन लूप सिस्टम और यहाँ पर लिखते हैं क्लोज लूप सिस्टम। अब इनका यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो पहला फैक्टर हम जो यहाँ पर ले रहे हैं वो ले रहे हैं बैंडविड्थ। तो जब भी हम बैंडविड्थ को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो बैंडविड्थ हमेशा ओपन लूप के केस में होती है कम और क्लोज लूप सिस्टम के केस में होती है ज़्यादा। अगर हम यहाँ पर रेस्पॉन्स की बात करें, अब जैसा कि इसकी बैंडविड्थ कम है ओपन लूप सिस्टम की, तो उसका रेस्पॉन्स होगा हाई और क्लोज लूप सिस्टम का रेस्पॉन्स होगा लो। अगर हम यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ओपन लूप सिस्टम के अंदर कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता है, इसलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है सिंपल। जबकि क्लोज लूप सिस्टम के अंदर फीडबैक पाथ होने की वजह से यहाँ पर ये इसका सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप चलिए हम यहाँ पर अपने इसके ऊपर चलते हैं। तो इसमें पहले ऑप्शन के अंदर हमसे बोला गया है कि क्लोज लूप सिस्टम की हाई बैंडविड्थ होती है क्या। तो ये मैंने अभी जैसा कि आपको बताया इसकी बैंडविड्थ यहाँ पर होती है हाई, तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा। जबकि बी ऑप्शन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि इट कैन ऑपरेट एफिशिएंटली व्हेन इनपुट और पैरामीटर ऑफ द सिस्टम आर वेरिएबल इन नेचर। यानी कि जब भी इनपुट वेरिएबल होगा तो ये उस चीज़ के लिए यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर हम फीडबैक पाथ ही लेते इसलिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर हमें बोला गया है कि इट्स डिज़ाइन इज़ सिंपल एंड ईजी टू मैन्युफैक्चर, यानी कि इसकी डिज़ाइन सिंपल है और इसे आसानी से बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई है ओपन लूप सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। आई होप आप सभी को यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसी तरह क्वेश्चंस के थ्रू मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके पिछले वीडियोज़ में भी क्लियर करे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि थायरिस्टर को बनाने में कभी भी जर्मेनियम का यूज़ क्यों नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि थायरिस्टर के अंदर होता है हाई लीकेज करंट, और यहाँ पर जर्मेनियम हाई टेम्परेचर के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे करंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ होगी लीकेज करंट की, तो उसकी वजह से डिवाइस हीट करेगी, और हीट करेगी तो यहाँ पर जर्मेनियम का यहाँ पर यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन ज़्यादा टेम्परेचर को यहाँ पर सहन कर सकती है कंपेरिजन टू द जर्मेनियम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, इट्स हैंडलिंग कैपेसिटी इज़ लेस देन सिलिकॉन। क्योंकि करंट के ऊपर ही तो बेस कर दी है यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि करंट अगर ज़्यादा होगा तो उस वजह से डिवाइस हीट करेगी, तो उसका यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्विनबर्न टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं किसी भी डीसी मशीन के ऊपर, तो उस टाइम पर हमें लोड की कंडीशन कैसी लेनी होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्विनबर्न टेस्ट हम यूज़ क्यों करते हैं। यहाँ पर स्विनबर्न टेस्ट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं नो लोड लॉसेस। तो जैसा कि अब आपको यहाँ पर नाम से ही समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नो लोड, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, नो लोड। इसके अलावा आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है दो टेस्ट के बारे में और। पहला हॉपकिंसन टेस्ट कंडक्ट होता है फुल लोड पे, और इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है रिटार्डेशन टेस्ट। यहाँ पर रिटार्डेशन टेस्ट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस एंड आयरन लॉस। तो इन तीनों टेस्ट में से आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपसे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि शंट मोटर को लेकर इनमें से कौन सी इसकी एप्लीकेशन नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो शंट मोटर होती है ये कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, और इसके वैरायटी ऑफ यूजेस हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोमोटिव्स के अंदर भी, और ये यहाँ पर यूज़ की जाती है लेथ मशीन्स के अंदर भी और मशीन टूल्स के अंदर भी। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो ये वॉशिंग मशीन में भी यूज़ की जाती है। वॉशिंग मशीन में भी यहाँ पर इसका यूज़ लिया जाता है। पेपर कटिंग मशीन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। मेटल कटिंग वाली मशीन के अंदर भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो इसके वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर। इसका यूज़ नहीं लिया जाता सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो यहाँ पर मोटर यूज़ होती है वो होती है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ये यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ होती है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से
कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल के अंदर यहाँ पर यूज़ की जाती है फैन रेगुलेटर्स के अंदर, यानी कि फ़ैन रेगुलेटर्स के अंदर इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा ए ट्रायक। यहाँ पर ट्रायक एक 3 टर्मिनल AC स्विच होता है जो एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर चाहे आप गेट पल्स को पॉजिटिव दें या फिर नेगेटिव दें, ये यहाँ पर कंडक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं चॉपर्स के अंदर, लैंप्स के अंदर, मोटर्स के अंदर, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले जेईई एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ऐसे ही इंकरेज करने के लिए, हमें वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर यानी कि IGBT जो एक होता है माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, ये किन दो डिवाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा ए मॉसफेट एंड VGT। यहाँ पर मॉसफेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके अंदर वो होती है हाई स्विचिंग स्पीड, यानी ये बहुत जल्दी से ऑन एंड ऑफ होता है, और BJT का इसके अंदर होता है हाई गेन। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलाकर यहाँ पर बनता है IGBT। इसके अलावा आपको IGBT के बारे में एक दो बातें और याद रखनी है कि ये एक 4 लेयर डिवाइस होता है, 4 लेयर डिवाइस होता है। इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, तो आपको इसका सिंबल भी यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि सिंबल से रिलेटेड भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर बोला गया है कि ग्रेफाइट एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। और सेकंड ऑप्शन में हमसे बोला गया है कि ग्रेफाइट एज ए कूलेंट यूज़ होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत होगा। कूलेंट की तरह यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैवी वाटर, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर होगा गलत। थर्ड ऑप्शन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर यूज़ होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। मॉडरेटर की तरह ही हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट, और इसके अंदर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है यूरेनियम 235। ओके, ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बल्ब के अंदर हम कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं। इनकैंडिसेंट बल्ब के अंदर लाइट को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक मेटल वायर को गर्म करते हैं, और इसको उस लेवल तक गर्म किया जाता है जब तक ये जलना स्टार्ट नहीं कर देता, यानी ग्लो करना स्टार्ट नहीं कर देता। और इसके लिए हम इसे लगभग 3400 डिग्री तक गर्म कर देते हैं, और इतने डिग्री पर जो सूटेबल होता है वो होता है टंगस्टन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए टंगस्टन। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया कि कोल्ड शोल्डर जॉइंट्स इनमें से किसको रेफर करते हैं, यानी कि उसको लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है गुड शोल्डर जॉइंट और दूसरा होता है बैड शोल्डर जॉइंट। यहाँ पर गुड शोल्डर जॉइंट कहने का क्या मतलब है कि जो सोल्डरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, और उसके अंदर फ्लक्सेस के बीच में कोई भी गैप यहाँ पर नहीं रहता है। बैड शोल्डर के अंदर यहाँ पर एक टाइप होता है, वो होता है कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का कहने का क्या मतलब है कि जब भी हीट पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच नहीं पाती है तो उस वजह से वहाँ पर शोल्डर अच्छे से पिघल नहीं पाता है, और जब वो इस तरीके से पिघल नहीं पाता है तो उस वजह से यहाँ पर डेवलप होता है कोल्ड शोल्डर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सोल्डरिंग डिफेक्ट। शोल्डर जॉइंट का टाइप है तो ये यहाँ पर होगा सोल्डरिंग डिफेक्ट। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। इनके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द IEEE रूल्स 1956 लो वोल्टेज की रेंज कितनी होती है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा C 250 वोल्ट। अब इसके बारे में मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। यहाँ पर लो वोल्टेज जो होता है उसकी वैल्यू कभी भी 250 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। कि अगर हम यहाँ पर मीडियम की बात करें तो मीडियम के अंदर ये चीज़ होती है 250 से लेके 650 वोल्ट तक, जबकि हाई वोल्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाई वोल्ट यहाँ पर होता है 650 वोल्ट से लेकर 33 kV तक। और एक्स्ट्रा हाई की जब हम बात करेंगे तो एक्स्ट्रा हाई होता है ग्रेटर दैन 33 kV। आई होप आप सभी को यहाँ पर ये चारों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इसी तरीके से पिछले वीडियोस में भी मैंने क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे भी मैंने बहुत सारे अब तो सेशंस डाल दिए हैं, तो इस सेशन के ख़त्म होते ही आप उन सेशंस को जाकर भी जरूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर
जो ब्रेक अवे टॉर्क होता है उसे यहाँ पर और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टार्टिंग टॉर्क। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जो टॉर्क डेवलप होता है उसे ही हम यहाँ पर कहते हैं ब्रेक अवे टॉर्क। रनिंग टाइम पे जो टॉर्क डेवलप होता है उसे रनिंग टॉर्क के नाम से जाना जाता है। पुल आउट टॉर्क वो टॉर्क होता है जब हम रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी लेंगे बिना सिंक्रोनिज्म को लूज़ किए, यानी कि बिना सिंक्रोनिज्म स्टेट से बाहर जाए बिना। मैक्सिमम टॉर्क एक मोटर प्रोड्यूस कर सकती है, वो मैक्सिमम टॉर्क कहलाता है पुल आउट टॉर्क। मोटर जब बिना सिंक्रोनिज्म स्टेट से बाहर जाए जितना मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर सकती है उस टॉर्क को यहाँ पर कहा जाता है पुल आउट टॉर्क। पर जो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि हमसे पूछा गया है ब्रेक अवे टॉर्क के बारे में। को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अल्टरनेटर जब ओवर एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को टू द इनफाइनाइट बस। देन इस कंडीशन में उसका पावर फैक्टर क्या होता है, यानी कि उसे लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जब भी हम अल्टरनेटर की बात करेंगे लीडिंग के केस में, तो लीडिंग के केस में यहाँ पर उसका जो बैक ईएमएफ होगा वो यहाँ पर कम होगा टर्मिनल वोल्टेज से, और जब भी ये स्टेट होगी तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो हमारा जनरेटर होगा वो होगा अंडर एक्साइटेड। और अंडर एक्साइटेड होने की वजह से वो यहाँ पर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ये तो मैंने आपको कंडीशन बताई है लीडिंग की। इसके अलावा जब हम बात करते हैं यहाँ पर लैगिंग की, तो लैगिंग के केस में यहाँ पर क्या होता है कि हमारा बैक ईएमएफ होता है ये ज़्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से, और इस केस में जो जनरेटर होता है वो होता है ओवर एक्साइटेड। अब ओवर एक्साइटेड होने की वजह से यहाँ पर वो जो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है, जबकि यूनिटी पावर फैक्टर के केस में ये नॉर्मली एक्साइटेड ही रहता है। तो इसे लेकर यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, द अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग एट द लैगिंग पावर फैक्टर। क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा यही गया है कि जब भी अल्टरनेटर और एक्साइटेड होगा तो उस केस में उसका जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा। और जैसे कि मैंने आपको तीनों कंडीशंस यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दी हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, लैगिंग पावर फैक्टर। आई होप यहाँ पर ये सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से प्राइमरी सेल के अंदर सबसे कम वोल्टेज होता है यहाँ पर। तो इसे लेकर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मरकरी के अंदर जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.35 वोल्ट। जबकि अगर हम बात करें लिथियम की तो इसके अंदर होता है 2.95 वोल्ट। हम यहाँ पर जिंक क्लोराइड की बात करें तो इसके सेल के अंदर जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.5 वोल्ट, और कार्बन जिंक के अंदर भी होता है 1.5 वोल्ट। ये कुछ प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन है जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, उस टाइम पे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हर सेशंस के अंदर एक दो क्वेश्चन इस टाइप के भी रखता हूँ, जैसे आपको आने वाले एग्जाम्स में कुछ ऐसा फेस करने को ना मिले। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर जब हमें वोल्टेज मेंटेन रखना पड़ता है दोनों साइड्स में, यानी कि उसे विद इन द लिमिट्स रखना होता है, तो उस केस के अंदर हम इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो असल में ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर ऐसा होता क्या है, तो जब भी हम नो लोड के केस की बात करते हैं या फिर लाइट लोड के केस की बात करते हैं तो उस टाइम पर होता क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसके अंदर कैपेसिटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। उस कैपेसिटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से। तो इस इफेक्ट को यहाँ पर नलीफाई करने के लिए, यानी कि इस इफेक्ट को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बी, शंट रिएक्टर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, शंट रिएक्टर्स। और इस इफेक्ट को यहाँ पर जाना जाता है फेरांटी इफेक्ट के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डोमेस्टिक वायरिंग को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में बोला गया है कि अर्थ वायर की जो साइज़ है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द अदर वायर्स, और ये बना हुआ होता है कॉपर से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए। अब ऐसा होता क्यों है, अर्थ वायर के अंदर हम उसका रेजिस्टेंस लेते हैं कम, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है एरिया के, इसलिए इसका जो एरिया होता है वो यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें बी ऑप्शन के अंदर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक पावर लाइन कर दी है हमारे हाउस में 4 वायर्स के साथ, जबकि ऐसा नहीं है, ये एंटर करती है 3 वायर्स के साथ जो होते हैं लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। इसके अलावा जो लाइव वायर होता है वो तो होता है रेड कलर का, और न्यूट्रल वायर जो होता है वो होता है ब्लैक कलर का। आपको ये दोनों बातें भी यहाँ पर याद रखनी है।
आई होप आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इसके अंदर पूछा गया है कि आइसोलेटर को हम जब डिस्कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम लाइन को किस सिचुएशन में रखते हैं यहाँ पर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाइन कैरीज नो करंट। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि बंडल करेक्टर को लेके इनमें से कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर कराना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो इसका आंसर आपको करना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसी तरीके से आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, एनकरेज करने के लिए आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।